इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति भाग 8, जिसमें हम पढ़ेंगे आज दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा कैसे शुरू हुआ और कैसे उसको खत्म किया गया। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासक के क्रांतिकारी सामाजिक सुधार में से एक था। वो भी चाहता था कि इसको सुधारा जाए। जिसका है कैरिबियाई उपनिवेश। कैरिबियाई उपनिवेशों में से वहां पर थे मार्टिनिक के बाद थे ग्वाडेलूप और सेंट डोमिंगो, जिसमें तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसे वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। यही सबसे ज्यादा उगाते थे और इसको बेचते थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपों की अनिश्चितता का मतलब था। मतलब एक तरह से इन लोगों का मतलब ही था कि एक जगह से दूसरे जगह जाकर व्यापार वगैरह करना है। बागानों में श्रम की कमी और बागानों में मजदूरों की कमी थी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। त्रिकोणीय, एक त्रिकोण में सेट आता है, वहां पर दास व्यापार, वहां पर लोगों को बेचा जाता था। महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, इनको बेच दिया जाता था। इसी के वजह से वहां पर मजदूरों को, मतलब श्रमिकों, बागान में श्रमिक की कमी को पूरा कर दिया गया, खरीद कर। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। कब हुआ? 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नाश्ते, वहां पर सौदागर थे, बोर्दे या नाश्ते, बंदरगाह से, वहां पर बंदरगाह का नाम था, बर्दे और नाश्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। और अफ्रीका तट पर से जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय वहां के सौदागर होते थे। स्थानीय सौदागरों से दास खरीदते थे और जितने भी स्थानीय सौदागर हैं उनसे दासों को खरीद लिया जाता था। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पास कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूंस दिया जाता था, मतलब भर दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ और इन्हीं के वजह से वहां पर मांग को पूरा करना संभव हो पाया। बोर्दे और नाश्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। और जितने भी बोर्दे और नाश्ते बंदरगाह है, 2 है, ये दास प्रथा, दास व्यापार के वजह से ही अमीर बना, नहीं तो उसके पास कुछ नहीं था। यहाँ पर चित्र 14 देखो, दास मुक्ति। 1794 की इस चित्र में दासों की मुक्ति का विवरण है। और दास प्रथा तुरंत खत्म नहीं होता है, सालों साल लग जाता है। शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा है। शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा है। मनुष्य के अधिकार। नीचे अभिलेख कहता है कि गुलामों की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीका एवं अमेरिकी इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही है। और जितने भी दास को खरीद के लेकर जाया गया था वहां पे, उन सबको आजाद करके उनको वहां के नागरिकता देकर उनको फलने फूलने का मौका दिया गया। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा हुई थी। सबसे ज्यादा निंदा हुई थी फ्रांस में 18वीं सदी में। नेशनल असेंबली में बहुत लंबा बहस हुआ कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाले प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं। मतलब इनका था कि मूलभूत अधिकार हर लोगों को बराबर दिया जाए कि नहीं दिया जाए। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया।
और दास व्यापार पर निर्भर जितने भी व्यापारी थे वो विरोध ना कर दे, इसीलिए नेशनल असेंबली ने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन अंततः सन 1794 के कॉन्वेंस ने, और जो वहां के फिर से शासक बना, कॉन्वेंस ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। कौन था? जैकोबिन। ये पारित कर दिया कि सारे दासों को मुक्त किया जाए, बस काम खत्म, इससे ज्यादा हम नहीं सुनना चाहते हैं। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी, और नेपोलियन जब बना तो फिर से दास प्रथा लागू कर दिया। बगान मालिकों के अपने आर्थिक हित साधने के लिए, मतलब अपने आर्थिक कामों को पूरा करने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। अफ्रीका में जो नंगे लोग थे, जो आदिवासी थे, उनको गुलाम बनाने का इनको एकदम आजादी मिल गया कि अब रास्ता साफ है, कर लो पूरा काम। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का अनुमूलन 1848 में किया गया। अब देखो यहाँ पे फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से, उनके अंतिम रूप से दास प्रथा को खत्म किया गया 1848 में। फिर से शुरू किया गया। नए शब्द निग्रो का मतलब होता है अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग, एक तरह से आदिवासी समझ लो। यह अपमानजनक शब्द है जिनका अब प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब देखिए 6 नंबर, क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्रांति और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सवाल है। सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुष, महिला एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्श को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया और हमेशा उसको बदलने का शुरुआत किया। बस्तिल के ध्वंस, वहां पर बस्तिल जो किला था, ऊपर जो मैंने पढ़ाया ना पार्ट 1 में, तो बस्तिल के ध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। अब सेंसरशिप क्या है, चलिए नीचे देखते हैं। सेंसरशिप की समाप्ति ही एक कानून था, बहुत अस्तित्व में आ गया था, मतलब पूरा प्रचलन में था। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। सेंसरशिप का मतलब होता है राजाओं के मंत्री के द्वारा पास होगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो उस सेंसरशिप को खत्म करने के लिए ही एक तरह से महत्वपूर्ण कानून बना, राजाओं को खत्म कर दो, सेंसरशिप खत्म हो जाएगा। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, चर्चों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची और गांव देहात तक भी जा पहुंची कि सेंसरशिप को खत्म किया जा रहा है। उनमें उस समय फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तन का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। हर चीज पर बात चलता था, बहस चलता था। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किया जा सकता है और उसको किया जा सकता भी था। अब जो भी विचार है उसको विचार विमर्श करके एक तरह से जनता में लागू करने का ही नियम था। और प्रेस क्या करता है, पत्रकार लोग क्या करते हैं, प्रिंट करो, छापो, बेचो यार। प्रिंट माध्यम का उपयोग, प्रिंट माध्यम जो उस समय अखबार बनता था, पेज बनता था, किताब बनता था, पुस्तक छपता था, तो प्रिंट माध्यम का
उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत करने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे और नाटक, संगीत और उत्सव जितना भी होता था उसमें बहुत लोग जाने लगा, जिसकी गणना नहीं किया जा सकता था। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञ और दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षकों के लिए ही संभव था। शिक्षक, टीचर, इसकी जरूरत कब पड़ती थी? क्योंकि टीचर ही उसको पढ़ पाता था, बच्चा नहीं पढ़ पाता था। तो स्वतंत्रता और न्याय, आजादी और न्याय के बारे में तो राजनीतिज्ञों को एक दर्शनकारों के माध्यम से समझा दिया गया, जो पूरा पंडितपूर्ण है, मतलब पढ़े लिखे हैं, जो उसको लिख पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और लोकप्रिय तरीकों से हर लोगों को समझाने के लिए किताब छपा, लेकिन उस किताब को पढ़ने के लिए कुछ ही लोग था जो उस किताब को पढ़ सकता था, बाकी सब नहीं पढ़ सकते थे। पहले का जहाज ऐसे चलता था, देखो ये चक्री होता था जिसके वजह से जहाज को घुमा दिया जाता था। नहीं, ये घुमाने वाला नहीं है, ये लोगों को दाब कर मारने वाला दिख रहा है। क्रियाकलाप, इस चित्र का अपने शब्दों में वर्णन करें। चित्रकार ने लोभ, समानता, न्याय, राज द्वारा चर्च की संपत्ति का अधिग्रहण आदि विचारों को संप्रेषित करने के लिए किन प्रतीकों का सहारा लिया है? ये देखो चित्र 15, देशभक्त कसरती दाब मशीन, इसको मतलब दाब मशीन होता था जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जा सकता था। मोटापा घटाने के लिए ऐसे आविष्कारों का इस्तेमाल होता था। देखो बीच में रख दिए, उसको चाप रहे हैं, दाब रहे हैं। अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया, जिसका नाम नहीं पता, 1790 का यह चित्र न्याय के विचारों को व्यवहार में बदलना चाहता है। न्याय के जो विचार है उसको व्यवहार में बदलना चाहता है। ये आप महल देखो, आज यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, पेरिस का रेलवे स्टेशन यहीं पर है। ये पुराना किला है, लेकिन यहाँ पर इसको साफ सफाई करके पेंट वगैरह करके किला बना दिया, मतलब स्टेशन बना दिया गया है। मरा जनता, मरा एक तरह से राजा हो जाता था। मरा जनता को संबोधित करते हुए, अच्छा मरा इनका नाम था। ये जो औरत यहाँ पर खड़ी है इसको मरा बोला जाता था, इनका नाम है पूरा, मैं बताता हूँ। मरा जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड बाइली चरित्र चित्र। इस अध्याय में मरा के बारे में आपको क्या याद है? इसके इर्द गिर्द मौजूद दृश्य का वर्णन कीजिए तथा उसकी लोकप्रियता के बारे में समझाइए। किसी भी सैलून में आने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों पर इस पेंटिंग की क्या प्रतिक्रिया होती होगी? इनका नाम इसमें नहीं दिया गया है, ऊपर शायद हम इन लोगों के बारे में पढ़े हैं, मरा के बारे में हम लोग पढ़े हैं, नहीं तो अगले अध्याय में पढ़ेंगे। सारांश, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। कितना में? 1804 में। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पड़ोस में जाने लगे लड़ने के लिए, विजय हासिल करने के लिए। पुराने राजवंश को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था, मतलब समझता था कि हम इसके आधुनिकीकरण का ही एक माध्यम है, हमारे द्वारा ही ये आगे बढ़ेगा। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक सामान्य प्रणाली चलाई। क्या चलाए? सामान्य एक प्रणाली, मतलब एक जागरूकता चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था कि हमको ये मुक्ति दिलाएगा, और उससे जनता को स्वतंत्रता, आजादी दिलाने की उम्मीद थी कि ये हमें आजादी दिलाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग
हमलावर मानने लगे, मतलब बहुत जल्दी उसके सेना को हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वोटरलू में उसकी हार हुई। अब वोटरलू में नेपोलियन की हार हो गई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का अक्सर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया, और जो भी किया था उसके बारे में उसके मरने के बाद ही मालूम चला। चित्र देख लो, चित्र 17 में अल्प्स पार करता नेपोलियन डेविड द्वारा बनाया गया चित्र। ये नेपोलियन का चित्र है जो अक्स पहाड़ को चढ़ रहा है, अक्स पत्थर के नाले को पार और करके आगे चल रहा है। ये डेविड द्वारा बनाया गया चित्र है। स्वतंत्रता और जनवादी में क्या हो जाए, स्वतंत्रता, आजादी, और जनवादी मतलब लोगों की जागरूकता। जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले, और इनके कारण वहां समानती व्यवस्था का नाश हुआ। जो वहां का सामंती मतलब राजाओं का जो व्यवस्था था उसको खत्म कर दिया गया। उपनिवेशिक समाजों, व्यापारिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्रीय राज्य, उपनिवेशिक मतलब व्यापारिक समाज होता है, तो व्यापारिक समाज ने संप्रभु राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दास्ता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय दोनों पक्के खिलाड़ी थे। टीपू सुल्तान के जिंदा होते हुए कोई मतलब केरल पे, कर्नाटक पर राज नहीं कर पाया, और राजा राम मोहन के होते हुए कोई बंगाल प्रांत पर राज नहीं कर पाया। ये दोनों एकदम बहुत बहादुर थे। इसके बारे में आप क्लास 8 में आप पढ़ सकते हैं, इतिहास के हिस्ट्री का जो इतिहास का बुक है उसमें, और नहीं तो आप क्लास 10th में पढ़ोगे, क्योंकि इसमें नहीं पढ़ने को मिलेगा। 9th में इसका जिक्र ही नहीं है, 10th में है। ये दो राजा थे। राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे, और ये भारत में रहने वाले दो ठोस उदाहरण थे जो विदेशी परंपरा को, विदेशी नॉलेज को जानकर, उसके ज्ञान को अर्जित करके उसके बाद से अपना काम करते थे, अपने विचारधारा के प्रणाली को ही बदल डालते थे। ये देख लो बॉक्स 2। राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धारा दी। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, मतलब लंगड़ा कर चलते थे। उस समय उनके किसी दुर्घटना के कारण उनके पैर वगैरह टूट गया होगा। लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केपटाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाई जाए, मतलब उनको दिखाया जाए वो झंडा, क्रांतिकारी झंडा, तिरंगा। सुशोभन सरकार नोट्स ऑन द बंगाल रेनेसा 1946 की बात, ये 1946 में लिखा गया है, लेकिन ये 1830 की बात थी। अब क्रियाकलाप 1 नंबर। इस अध्याय में आपने जिन क्रांतिकारी व्यक्तियों के बारे में पढ़ा है उनमें से किसी एक के बारे में और जानकारियां इकट्ठा करें। उस व्यक्ति की संक्षिप्त जीवनी लिखें। 2 नंबर। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ऐसे अखबारों का जन्म हुआ जिसमें हर दिन और हर हफ्ते की घटनाओं का ब्यौरा दिया जाता था। किसी एक घटना के बारे में जानकारी और तस्वीरें इकट्ठा करें तथा अखबार के लिए एक लेख लिखें। आप चाहते हैं कि मिराबोए ओल्प द गुज या रोबेस्पियर के साथ काल्पनिक साक्षात्कार भी कर सकते हैं। 2 या 3 का समूह बना लें। हर समूह फ्रांसीसी क्रांति पर एक दीवार पत्रिका बनाकर बोर्ड पर लटकाएं। मेरे ऑफिस में आप देखोगे तो दीवार पर
मेरा अलग अलग स्टडी को अपनाया गया है। मतलब हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर पर्ची चिपका कर रखे हैं पेज, जिस पर हम अलग अलग अपने स्टडी के बारे में लिखे पड़े हैं, पूरा भरा पड़ा है। अब क्वेश्चन बता देता हूँ, समझा देता हूँ। प्रश्न, फ्रांस में एक नंबर, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? इसके बारे में आप ऊपर पढ़े हो कि किस तरह उनकी परिस्थितियां थी। 2 नंबर, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? मध्य वर्ग को। कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? कुलीन। क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई? पादरी और थोड़ा बहुत गरीब लोगों को। 3 नंबर, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? और कौन सी विरासत छोड़ गई थी 19वीं सदी की ये क्रांति? 4 नंबर, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हैं, मतलब मूल अधिकार हमारे जितने भी हैं उसके बारे में सूची बनाओ, जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। 5 नंबर, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदर्भ में नाना अंतर विरोधी थे? 6 नंबर, इसके बारे में आपको 6-7 मिलेगा। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? जो आप बुक पढ़े, आप 7 में पढ़ो, 7 और 8 में, क्योंकि नेपोलियन की बात 8 में ही है, तो भाग 8 पढ़ो। यही भाग ऊपर ही न पढ़े हो नेपोलियन के बारे में। तो नेपोलियन के उदय को कैसे समझाया जा सकता है, आप उसको समझाओ। ठीक है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप विदिन 24 आवर में कमेंट करने के बाद आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। टीम बड़ा है इसलिए आपको विदिन 24 आवर में रिप्लाई आपको मिल जाएगा। बाकी आप पढ़ो। अगला हमारा चैप्टर मिलेगा, ये तो हम पढ़ लिए ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूरोप में साम्राज्यवाद एवं रूसी क्रांति। अब हम अभी फ्रांस का पढ़े, किसका पढ़े? फ्रांसीसी क्रांति पढ़ गए फ्रांस का। अब यूरोप के बारे में अगला पढ़ेंगे, उसके बाद हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।